हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूशन के भौतिक विज्ञान की क्लास में हैं। तो आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे पिछली क्लास में हमने छोड़ दिया था, जो कंप्लीट किए थे। तो आज हम गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ेंगे। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में लूशन भौतिक विज्ञान प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जा कर के सारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दर्पण और लेंस से, तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से समझेंगे। और अगर नहीं समझ में आता है, जो चीज़ छूट जाती है या हम फास्ट बताते हैं, तो आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए, गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो होता है, ये दाढ़ी बनाने के काम आता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ एवं इसकी प्रकृति। यहाँ पे इसके अधिकतम कितने स्थिति बनते हैं? 6 स्थितियाँ बनती हैं। कितने? 6 स्थितियाँ बनती हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 6 स्थितियों में से 5 स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। आप आगे के 5 देख सकते हैं। लेकिन ये स्थितियाँ रखी कहाँ जाती हैं? जैसे कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह उत्तल दर्पण के जो उभरे हुए तल पे क्या होती है? कलई होती है, लेकिन दबे हुए तल पे कलई नहीं होती है। अब प्रकाश यहाँ पे अगर कोई एक अनंत पे रखा जाएगा, अनंत पे रखने के बाद में अनंत पे रखेंगे, फिर ये है वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ठीक है, यफ है। तो ऐसे एक, फिर यहाँ पे दूसरा होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो, अनंत पर रखेंगे, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। फिर इसके बाद जो है फोकस तथा फोकस बिंदु, हाँ, एक यहाँ पे रखेंगे। फिर अब देखो 6 स्थितियाँ बन गई। 6 में 5 का चित्र जो बनेगा प्रतिबिंब, वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन जो फोकस यफ और ध्रुव पी के बीच में होगा, उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। मतलब कि सीधा भी बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। यही चार्ट यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है और अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे और इसे समझेंगे ज़रूर, ठीक है। समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये यहाँ पे वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो जो फोकस पर बनेगा, वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा, और ये बहुत छोटा अर्थात बिंदु मात्र होगा, उल्टा व वास्तविक बनेगा। वही वक्रता केंद्र व अनंत के जब बीच वस्तु को रखा जाता है तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और यह वस्तु से छोटा, उल्टा व वास्तविक बनता है। वही वक्रता केंद्र पे जब रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जस्ट उल्टा ही बनेगा। और समान आकार, चलो एक एक करके हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि अनंत पर जब रखा है तो कैसे, अनंत पर कैसे रखेंगे? ये है हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये हमारा मतलब दर्पण है, वक्रता अवतल दर्पण है। फिर अगर सी, फिर हमारा ये एफ है, सी है, और अगर हमारा जो फोकस है, क्या नाम, कोई वस्तु
रखी है, ठीक है। जब इस पे प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएंगी तो इसके समांतर होते हुए और एक वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे सी और एफ के बीच जहाँ पे कट करता है प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बनता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, जब अनंत पर होगा तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी ये फोकस पर होगी। कहाँ पर? तो ये तो सीधा फोकस पर बनना चाहिए, लेकिन वो ये थोड़ा सा ये चित्र गलत थोड़ा बना है। ये चित्र कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सी फोकस जाएगा। अब यहाँ एफ है, फिर इसके बाद ये सी जब जाएगा एफ से होकर और ये सी से हो करके ही आएगा। कैसे? सी से हो करके। तो ये कुल मिलाकर के ये एफ पर ही बनेगा, फोकस एफ पर ही बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। मतलब ये छोटा बनेगा, बिंदु मात्र दिखाया गया है। और देखो यहाँ पे वस्तु है, उल्टा है और वास्तविक है। देखो ये वस्तु सीधा है, जैसे कि अगर ये ए और बी है तो ये ए और ये बी डे से उल्टा बन जाता है। तो ऐसे ही बनेगा फोकस पर, वास्तविक और उल्टा बना हुआ। अब वक्रता केंद्र व अनंत के जब बीच रखेंगे, अब ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है और यहाँ पे जब रखा जाएगा तब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अर्थात केंद्र और एफ के बीच कहीं यहाँ पे चित्र बनेगा। अब इसका भी प्रकाश ऐसे लाना है और ये है, अगर वस्तु को हम यहाँ पे रख दें यहाँ पे, तो जब प्रकाश की किरण जाएगी तो ये एफ से होकर के निकल जाएगा, ठीक है। और ये समांतर ही जाएगा, किसके? इसके समांतर जाएगा ऐसे, और एफ से जैसे आएगा ऐसे वापस चला जाएगा। तो ये जा करके यहाँ पर बनेगा। तो वही बताया गया है, ये वक्रता फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनेगा। वही जब वक्रता केंद्र सी पे रख देते हैं, अब वस्तु यहीं पर रहेगा, ठीक है। वस्तु जब यहाँ रहेगा, इस टकराने के बाद एफ से होकर जाएगी और ये है, और ये भी एफ से होने के बाद ये है टकरा के ऐसे जाएगी। तो जा करके ये एफ पर ही बनेगा, लेकिन ये वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ पे अगर प्रकार से बनाएंगे तो ये सीधा वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो यहाँ पर कुछ है जो समझना है आपको, इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहीं से पूछा जाता है। तो फोकस तथा वक्रता के बीच जब होगा तो यह वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा व वास्तविक होगा। और फोकस पर जब बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनता है। फोकस तथा ध्रुवण के बीच है, ये दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा व आभासी बनता है। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जरूर आता है एग्जाम में, तो आप इसे 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो होता है, ये उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, ये उपयोग अक्सर पूछा जाता है। इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपत्ति होने पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। लेकिन जो किरण अभिलंब के समानांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परावर्तन नहीं होता है। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, जो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं।
अपवर्तन के नियम आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, अर्थात एक नियतांक। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण, ये एग्जाम में पूछा जाता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जो है ये सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, जिसके विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता और किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों को पूरा होना अनिवार्य है। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जैसे कि हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। और वही प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं घटती हैं, जैसे द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का पूरा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाशिक तंतु। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाश तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। प्रकाशिक तंतु का उपयोग जो है प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदल करके प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में और शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में।
इस प्रयोग किया जाता है। लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सामान्यतया दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है और प्रायः लेंस भी दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द यहाँ पर दिया है, जैसे कि प्रकाशीय केंद्र और लेंस का मुख्य अक्ष जो होता है उसे हम C1 C2 और इसमें प्रथम फोकस और F2 को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पर भी लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें 6 स्थितियाँ इसके द्वारा भी बनती हैं। जैसे कि अनंत पर हो तो F2 पर बनेगा और वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा बनता है। वही C1 से पर हो अर्थात C1 से दूर होता है तो F2 एवं C2 के बीच वास्तविक छोटा तथा उल्टा बनता है। वही C1 पर होगा तो C2 पर वास्तविक बराबर और उल्टा बनता है। C1 एवं F1 के बीच होगा तो C2 से परे वास्तविक बड़ा और उल्टा बनेगा। वही F1 पर कोई वस्तु होगी तो अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति बनती है, वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनता है। वही वो एवं F1 के जब बीच वस्तु रखी होती है तो लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु होता है प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा तथा आवर्धित बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी F मीटर में है तो इसकी क्षमता D बराबर 1/F डायोप्टर होती है। डायोप्टर या साई का मात्रक जिसे D के द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ये धनात्मक होगा और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी ये ऋणात्मक होता है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रखें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। ये लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा है कि म्यू डैश अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कांच के लिए लेंस को पानी में डुबोने पर यदि म्यू बराबर होता है म्यू डैश अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता है अर्थात म्यू लेस देन म्यू डैश यू अर्थात लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच के लेंस को कार्बन डाइऑक्साइड में डुबोने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण कोची ने एक
मूल अनुपाती सूत्र म्यू बराबर a प्लस बी बटा लैम्ब्डा स्क्वायर प्राप्त किया, जो कोची का समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात म्यू अनुक्रमानुपाती है। अपवर्तनांक जो होता है ये आपतित किरण के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, अर्थात ये म्यू अनुक्रमानुपाती 1 बटा लैम्ब्डा स्क्वायर। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम, बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है। अतः प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है, अर्थात म्यू आर लेस देन म्यू वी होता है। अतः सूर्य के प्रकाश में प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंगों की भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ की वह अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष। अपरावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित किरण होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैगनी किरण आँख पर 40 डिग्री 8 तथा बाहर वाली लाल किरण आँख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार परावर्तन व 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता और बाहर वाली बैगनी किरण आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग। पूरक रंग। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। कौन? लाल, हरा और नीला रंग जो है ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है, जैसे कि लाल और नीला मिलाने से मैजेंटा, हरा नीला मिलाने से पीकॉक नीला या नीला हरा मिलाने से पीला। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम पूरक रंग कहते हैं। जैसे कि लाल और पीकॉक नीला मिलेंगे तो ये सुनहरा हरा, मतलब कि जब लाल और पीकॉक नीला मिलेंगे तो सफ़ेद, वही नीला पीला मिलते हैं तो भी सफ़ेद, हरा मैजेंटा मिलते हैं तो भी सफ़ेद और लाल हरा नीला को मिलाते हैं तब भी सफ़ेद बनता है। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। अशुद्धियों के रंग। वस्तुओं के रंग। वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और
किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, वह काली दिखाई देती है। इसीलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वो अवशोषित कर लेता है। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे जिस तरह की दिखाई देती, इसे निम्नलिखित तालिका से समझ सकते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम: सफ़ेद किरणों में, लाल किरणों में, हरी किरण और पीली किरण, नीली किरणों में। सफ़ेद कागज़ और सफ़ेद किरण में होता है। तो ये यहाँ पे चार्ट दिया है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप दर्शाया, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करता है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं और प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का एक होता है सपोषी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। संतोषी व्यतिकरण क्या है? संतोषी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इसे हम संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, वहाँ प्रकाश की तरंगें न्यूनतम शून्य होती हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो तरंगदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सममित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी ये घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों में जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल वैद्युत वेक्टरों अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। मानव नेत्र। यहाँ से शुरू हो रहा है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम अगले दिन पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। चलिए तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।